अनूप गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, हमारे लिए अच्छे नहीं आए। श्री राहुल गांधी जी, क्या श्री अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं कि जो सीटें वो जीते हैं वहां उन्होंने वोट चोरी किया है, और यहां इनके पास आदमी नहीं थे जो वोट चोरी नहीं रोक पाए। ये सब खिसियानी बिल्ली हंबा नौचे। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, क्या लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। लालू प्रसाद यादव जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि वो जेल में रहे थे। जेल में कैदियों से भेंट करने गए थे? नहीं साहब, कानूनी व्यवस्था के तहत कोर्ट ने उनको जेल भेजा था। आप भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी बात करेंगे? कोलगेट से लेकर के धरती पाताल आकाश, कौन सा हिस्सा था जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? 2004 से लेकर के 2014 तक के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, वो बगल में खड़े होते थे। इनकी मम्मी, इनकी माता, जो देश की राजमाता बनने का सपना देखती हैं, वो हाथ मिलाती हैं बाहर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों से। हरे मंच से कैबिनेट का डिसीजन होता है और युवराज ऐसे पर्चा लेकर के फाड़ देते हैं अपनी ही सरकार के, यूपीए सरकार के डिसीजन को, ऐसे कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ देते हैं। ये संवैधानिक था? ये चाहते फर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बन जाए, हम उसको नहीं होने देंगे। एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी को भारत के अंदर रहने नहीं देंगे। किसानों की जो समस्या है कि गन्ने का जो पेमेंट है वो समय से नहीं मिल रहा। और आपको मैं बता दूं, केवल जन्म में ही बंटवारा नहीं किया इन्होंने मृत्यु में भी बंटवारा किया था। जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाज को बांटने वाला काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के शासन ने किया था, श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में किया था। ये पीडीए में क्या है इनका हिसाब से, जो शुरुआत में इन्होंने कहा, वह तो बाद में तो इनकी भाषा ही बदल गई। शुरुआत में इन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, ऐसे अल्पसंख्यक, ऐसे ये कभी अगड़ा भी बोल देते हैं। कुछ जगहों पर इनके भाषण को देखिए तो डब्बा पता नहीं क्या चलता है, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। और इन्हीं का शासन तो था, यही अखिलेश यादव थे, जिसमें एक मंत्री जो सरकार का सबसे रसूखदार मंत्री होता था, गाजियाबाद के अंदर भाषण देने के लिए खड़ा होता है कार्यक्रम में, तो कहता है सबसे बड़ा देश का भूमाफिया तो वो है जो ऐसे उंगली करके खड़ा है। ऐसे उंगली करके कौन खड़ा था? ऐसे उंगली करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं खड़ी थी। इन्हीं के मंत्री ने कहा, और ये मंच पर थे मुख्यमंत्री के तौर पर, केवल क्लोजअप दिखा रहे थे, दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे खड़े होकर बैठ करके वहां। हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द लॉर्ड शो में। और सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा जो रही उसकी शुरुआत कैसे रही? बहुत अच्छा है आपका ये शो, और मैं आपके शो को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमसे बातचीत करने का तय किया। राजनीतिक यात्रा की जहां बात करते हैं तो देखिए क्या है कि हम बाल्यकाल से हमने शिशु मंदिर में पढ़ाई की, और शिशु मंदिर में हमारे माता पिता जी ने जब दाखिला कराया तो हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा से वहीं पर से जुड़ गए, और बचपन से ही जो शिशु मंदिर की शिक्षा है उस शिक्षा से हम लगातार राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होते रहे। शिशु मंदिर की शिक्षा के कारण से बाद में संघ की शाखा से जुड़ना हुआ, संघ में जाना आना शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में जिसका गठन हुआ, और जिसका एकमात्र ध्येय है कि कैसे भारत माता को दुनिया में नंबर 1 बनाना, और कैसे भारत के अंदर सामाजिक समरसता व्याप्त हो,
लोग संस्कारवान हो, संस्कृति को प्रेरित होकर के आगे चले, देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण, ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो 1925 से लेकर के आज उसका 100 वर्ष भी पूर्ण हो रहा है। उसका उसका शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम भी सब शुरू होने वाले हैं। तो उससे जुड़ने के कारण से मन में जो विचार और जो बातें संस्कार के तौर पर मिलती रही, वो बाद के कालांतर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। मैं हर गांव में पढ़ाई करता था जी। मेरा परिवार हर गांव में रहता था, सीतापुर का कस्बा है, वहीं पर पढ़ाई करता था। तो वहीं से हमारी स्कूलिंग से लेकर के इंटरमीडिएट तक की सारी परीक्षा पढ़ाई वहीं से हुई। विद्यार्थी परिषद में भी वहीं पर जुड़ा और विद्यार्थी परिषद में फिर उसके बाद मैं नगर प्रमुख रहा, तहसील प्रमुख रहा, जिले का सह जिला प्रमुख रहा। विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए फिर मुझे संगठन मंत्री के रूप में पूर्णकालिक निकाला गया जी। तो ये पहला शायद अवसर रहा होगा ऐसा बड़े दिनों में कि कोई अपने मूल जनपद में ही जिला संगठन मंत्री होकर के आया, और मैं लखीमपुर में ही जिला संगठन मंत्री होकर के आया, क्योंकि मैं वर्कर सीतापुर जनपद का था विद्यार्थी परिषद का। यहां से जिला संगठन मंत्री की यात्रा प्रारंभ हुई तो मैं जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, तत्पश्चात संभाग संगठन मंत्री के रूप में मुझे मुरादाबाद, मेरठ भेजा गया। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण संगठन की योजना है, संगठन जहां काम करने के लिए भेज देता वहां हम लोग काम करते हैं। जब एक विचार के लिए समय दिया है तो हम बिना पता लिखे हुए लिफाफा है, उस पर जब जो स्लिप संगठन चिपका देता है हम वहीं पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात मैं 2005 से 2007 तक मैं झांसी रहा, बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र मैं देखता था। 2007 में एक ऐसा दौर आया जब विद्यार्थी परिषद के काम से मेरी यात्रा, जो जीवन की यात्रा थी, वो भारतीय जनता पार्टी की दिशा में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित। 2007 में मैं जब भाजपा कार्यालय आया तो कार्यालय मंत्री बना, 2 बार कार्यालय मंत्री रहा। एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होते थे। अगली बार आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। दोनों के कार्यकाल में मैं कार्यालय सचिव के तौर पर काम करता रहा। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरठ से आने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, और उनके प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में उन्होंने हमको कहा कि आपको प्रदेश मंत्री के तौर पर मेरे साथ काम करना है। माननीय वाजपेयी जी के साथ, तत्पश्चात श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो अभी डिप्टी सीएम है, वो समय प्रदेश अध्यक्ष हुए, इनके बाद उनके साथ भी प्रदेश मंत्री रहा। तत्पश्चात डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ भी प्रदेश मंत्री रहा। इस संपूर्ण यात्रा में प्रदेश मंत्री के 3 कार्यकाल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी जब बने तो उन्होंने मुझे प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेदारी दी, और साथ ही साथ महामंत्री के नाते मुझे गोरखपुर क्षेत्र का भी प्रभार दिया, प्रभारी बनाया गया। गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 12 संगठनात्मक शासकीय 10 जनपद आते थे और 3 कमिश्नरी वहां लगती थी, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती। उसके पश्चात हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जब हुए, वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि भाई आपको महामंत्री के तौर पर ही काम करना है। बस उन्होंने कहा कि अभी आप गोरखपुर में काम कर रहे थे, अभी आपको कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी के तौर पर काम करना। तब से लेकर के आज तक दूसरे टर्म में प्रदेश महामंत्री के तौर पर, कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्रीय प्रभारी के तौर पर जो भी अभियान पार्टी संगठन देती है, वो अभियान चाहे चुनाव में प्रधानमंत्री जी की जनसभाएं कराने का अभियान हो, वो अभियान चाहे अभी वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन का एक विषय आया है, उसको लेकर के प्रदेश के संयोजक की मुझे जिम्मेदारी दी गई, वो भी अभियान चल रहा है। तो लगातार संगठन के जो काम रहते हैं उनमें अब उसी हिसाब से यात्रा यह चलती रहती है। ये एक वैचारिक यात्रा है जी, जो कि विचार से केंद्रित है,
और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, संगठन नेक्स्ट है और लास्ट में हम हैं। जी। इस भावना को लेकर के हम सब काम करते हैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर परिस्थिति के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी में आपसे जानना चाह रहे थे कि जो वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के समय में बोल सकते हैं, या एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है जी, या उसका जानकारी का अभाव है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देश में जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं उनको एक समय में करा लो। भाई आप व्यवहारिक तौर पर समझिए, एक मतदाता अपने घर से चला, कभी वो लोकसभा का वोट डालने के लिए गया और फिर उसके पश्चात 2 साल के बाद पता चला कि वो नगर निकाय का वोट डालने गया, नगर पालिका नगर पंचायत का नगर निगम का वोट डालने गया, फिर पता चला 2 साल के बाद फिर उसको विधानसभा का वोट डालने के लिए जाना है। तो कभी लोकसभा, कभी नगर निकाय, कभी विधानसभा, फिर उसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के भी चुनाव। ये जो अलग अलग समय में जो चुनाव हो रहे हैं, ये जितनी बार चुनाव होता है आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके पहले और बाद तक एक आचार संहिता लगती है, आदर्श आचार संहिता बोली जाती है। वो जो आदर्श आचार संहिता लगती है वो अगर आप इसको पूरा होमवर्क करके जोड़ेंगे तो पूरे एक 5 साल में जो निर्वाचन का कार्यकाल होता है उस पूरे 5 साल में 4 चुनावों की आचार संहिता जोड़ करके 1.5 से 2 वर्ष तो केवल और केवल आचार संहिता में ही रहते हैं। अब आचार संहिता कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमारे लिए बवंडर का विषय है, लेकिन समस्या होती है। समस्या क्या होती है? आप समझिए शिक्षक को 4 बार बस्ता लेकर के वोट डलाने के लिए जाना है, पीठासीन अधिकारी बन करके कहीं गांव में जाना है वोट डलाने के लिए। 4 बार वो 5 साल में 4 बार वोट डलाने के लिए अलग अलग चुनाव के लिए जा रहा है। जितने दिनों के लिए वो वोट डलाने के लिए जा रहा है, जितने दिनों के लिए उन चुनाव के लिए वोट मतदाता सूची बनवाने के लिए जा रहा है, क्या उतने दिनों में विद्यालय की शिक्षा का कोई हनन नहीं होता? क्या शिक्षा बाधित नहीं होती? बाधित होती। तो भाई एक बार करा लो ना। और ये ऐसा नहीं है, ये कोई नया एजेंडा है, नया एजेंडा नहीं। आप देखेंगे 1947 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होने के बाद सत्ता हस्तांतरण हुआ। अंग्रेजों ने हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन जो बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको सत्ता हस्तांतरित की। लेकिन तब तक हमारा कोई गणतंत्र नहीं था, हमारा संवैधानिक तौर पर कोई ढांचा नहीं था जी। तो उस समय पर एक संविधान निर्मात्री समिति जो संविधान को तैयार कर रही थी, जिसमें आदरणीय डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी भी थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से संविधान निर्मित हो रहा था, उस संविधान के आलोक में जो संविधान गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ और उसके बाद से हम गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जाने लगे। तो उस गणतंत्र के होने के बाद उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ हम बढ़े जिससे देश में चुनावी प्रक्रिया चलेगी। और उसी संविधान के आलोक में जो बाबा साहेब और संविधान निर्मात्री समिति के द्वारा बनाया गया संविधान था, उसी संविधान के आलोक में, उसके मार्गदर्शन में देश ने पहले चुनाव 1952 में कराए। इतिहास गवाह है कि 1952 के चुनाव विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। बिल्कुल इसमें से ही 1957 में चुनाव हुए, 5 साल बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे थे। 1962 में अगले 5 साल के बाद चुनाव आए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे थे। 5 साल के बाद 1967 आया। 1967 में भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। यानी ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठ रही है, ये एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात उठ रही है,
ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये आजाद भारत के बाद जो हमने लोकतांत्रिक परंपरा और चुनावी प्रक्रिया हमने शुरू की, वो 20 वर्षों तक वही प्रक्रिया चलती थी कि लोकसभा विधानसभा दोनों के वोट एक साथ पड़ते थे। 67 के बाद, 67 से लेकर के 1980 देश की राजनीति में बहुत सारे घटनाक्रम बीते। और वैसे तो बहुत सारे छात्रों के लिए जनरल नॉलेज का भी विषय हो सकता है कि साहब देश के अंदर नेताओं की खरीद फरोख्त का कार्यक्रम देश के अंदर कब शुरू हुआ। बड़ी चर्चाएं होती, आप लोग सुनते हैं आज भी कि नेताओं की खरीद फरोख्त हो गई, नेता कभी किसी दल में था और खरीद फरोख्त हो गई, किसी दल में चला गया। ये कब शुरू हुई देश के अंदर? आजाद भारत के इतिहास में आप अध्ययन करें, जानकारी करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा 1967 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में पूरे देश भर के अंदर 6 राज्यों में समवित सरकारें बनी। समवित सरकारें वो सरकारें थी जो गैर कांग्रेसवाद के आधार पर बनी थी। कांग्रेस के अगेंस्ट जो लोग थे वो मिलजुल करके समवित सरकारें निर्माण की थी। 6 राज्यों में समवित सरकारें बनी। यहीं पर से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन लीडर, जो देश की प्रधानमंत्री उस समय पर हो चुकी थी, इंदिरा गांधी जी हो चुकी थी का तात्पर्य इसलिए कि 66 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बीच नहीं रहे और इंदिरा गांधी जी को उस समय के तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया। और वहीं से कांग्रेस अंतरकलह से भी शुरू हो गई। जवाहरलाल नेहरू जी के जो साथी लोग थे, जिन्होंने कभी इंदिरा जी को बिठाया था प्रधानमंत्री के तौर पर, कालांतर में उन्हीं के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। जवाहरलाल जी के साथियों को लगने लगा कि जो हमको गूंगी गुड़िया लग रही थी, वो गूंगी गुड़िया नहीं है, तो अलग पूरी पार्टी चलाना चाहती। और वहीं से विद्वेष शुरू हो गया। तो एक तरफ इंदिरा गांधी जी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उनके सामने, कांग्रेस नेतृत्व के सामने संकट था कि अपनी कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक दिशा में ले चलना, पुराने कांग्रेसी अलग न चले। दूसरी तरफ उनके सामने नई चैलेंज शुरू हो गई 67 के चुनाव से कि कई राज्यों में कांग्रेस का हाल खराब होने लगा। 6 राज्यों में कांग्रेस से विरोध में संघीय सरकारें बन गई। इतना जनमत दूसरी पार्टियों को मिल गया जनता का। तो यह भी एक चैलेंज था। और ये बड़े बड़े राज्य थे। उत्तर प्रदेश उनमें से एक राज्य था। उत्तर प्रदेश में चौधरी करण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे और उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता जी जनसंघ के कोटे से बने थे। तो वहीं पर से उन सरकारों को अस्थिर करने का, नेताओं की खरीद फरोख्त करने का कार्यक्रम ये दिल्ली के संरक्षण में शुरू हुआ। और वहीं से वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी बिगड़नी शुरू हुई। 1971 भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है इसकी यात्रा में, वन नेशन वन इलेक्शन की यात्रा में, जब 72 में चुनाव होने वाले थे सारे, और इंदिरा जी ने 1 साल पहले प्रीपोन करके लोकसभा के चुनाव करा दिए। विधानसभा के चुनाव 72 में होंगे और लोकसभा के चुनाव 1 साल पहले ही प्रीपोन करके अपनी सुविधानुसार। तो ये अपनी सुविधानुसार जो चीजें की गई, उसके चलते 67 से लेकर के 80 तक देश के अंदर कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा लगातार। कई राज्यों के अंदर राजनीतिक नेतृत्व को कुचला गया। आपातकाल भी उसी दौर में चला। आपातकाल का दौर भी पूरे देश ने देखा उसी दौर में। 1980 के बाद एक और महत्वपूर्ण तारीख आती है इस संदर्भ में, वह है 1983। 1983 देश की प्रधानमंत्री पुनः इंदिरा जी हो चुकी थी 1980 के बाद। और देश के भारत निर्वाचन आयोग ने देश में व्यापक चुनाव सुधार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट देश के सामने रखी कि इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में सोचना चाहिए। देश में जो इलेक्शन प्रणाली चल रही है, सुधार किया जाए, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और उन्होंने वहीं पर वकालत की कि जो 1952 से लेकर के 67 तक
एक साथ में चुनाव होने की परंपरा चलती थी, उस परंपरा की ओर वापस लौटने की आवश्यकता है। इससे देश के संसाधनों में बचत होगी और मानव श्रम भी, जो मैंने कहा ना, शिक्षक को, फौजी को, पुलिसमैन को, अधिकारी को, सबको बार बार आचार संहिता के चलते, बार बार चुनावों के चलते उसको ड्यूटी करने जाना होता है। और अब आपको इसके और भी इंपैक्ट ध्यान में आएंगे कि इससे जो पैसा खर्च हो रहा है, अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति बनी, उस समिति ने पूरे देश भर में व्यापक चर्चा वार्ता करके लगभग 83% ऑनलाइन लोगों ने ये कहा रामनाथ कोविंद जी की कमेटी को कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहे हैं, उनमें से 85% जजेस ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी रखी कि एक चुनाव पे जो खर्चा हो रहा है, यानी 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के और जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों का अंतर देखेंगे, लगभग 66,000 करोड़ रुपए का अंतर। 66,000 करोड़ रुपए का अंतर 19 में जब चुनाव में खर्चा हुआ और 24 में चुनाव में खर्चा हुआ। खाली एक चुनाव की बात कर रहा हूं, अभी लोकसभा चुनाव की। 66,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए। और उसी के साथ साथ उन्होंने एनालाइज करके बताया कि अब देश के अंदर इन चुनावों के ऊपर एक चुनाव में लगभग 4 से 7 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। अब 4 से 7 लाख करोड़ रुपया एक चुनाव में खर्चा हो रहा है। यह अगर 2 बार खर्च होगा कितना होगा, और यदि एक बार हो जाएगा तो क्या वो पैसा बचेगा? नहीं। निश्चित तौर पर ये जो पैसा बचेगा, ये कितना लगभग बचेगा? अब जैसे इस पर जब चर्चा होगी, आप मान लिया आज हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, कल को आप दूसरे दल के लोगों से चर्चा करेंगे, तो इसमें प्रश्न खड़े कर सकते हैं क्या कि सर कितने, जब बराबर साथ में चुनाव हो रहे होंगे तो उतनी ज्यादा ईवीएम लगेगी। हाँ लगेगी, स्वाभाविक लगेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब पूरा हिसाब किताब लगाएंगे तो ध्यान में आएगा कि सारा हिसाब किताब निपटा करके भी बचत हो रही है 1.5 लाख करोड़ रुपया, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लगभग बचत होगी। और शायद पूरे देश भर के अंदर 15 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में बजट भी, टोटल बजट भी 1.5 लाख करोड़ रुपया नहीं होता है, उससे कम होता है। इतना पैसा बचेगा, और ये इतना पैसा बचेगा एक साथ चुनाव कराने से, जिससे लगभग 30 से 35% शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त व्यय खर्च हो सकता है, बजट खर्च हो सकता है। 50% चिकित्सा व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक तरफ देश को विकसित भारत बनाना है, 2047 तक यदि विकसित भारत बनाना है, हमको अगर तो विकासशील देशों की श्रेणी से निकल करके आगे आना है, हम आ रहे हैं। हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4th अर्थव्यवस्था देश दुनिया में बन चुका है। लेकिन यदि हमें देश को विकसित भारत बनाना है, विकसित देशों की श्रेणी में लाना है, तो ये जो अनाप शनाप नाम पर होने वाले खर्चे हैं, इन खर्चों को मिट आउट करना पड़ेगा, इनको खत्म करना पड़ेगा। और आप एक बार और कल्पना करो, बार बार चुनाव होता है, बार बार मतदाता वोट डालने जाता है। जिस समय पर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है, क्या उस समय हरियाणा में छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती। क्या उस समय पर महाराष्ट्र में जो हमारे भाई लोग गए हुए मतदाता गए हैं काम करने के लिए, उनको छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती। क्या मध्य प्रदेश में जो यूपी के लोग काम करते हैं उनको छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती। इसलिए मतदान प्रतिशत प्रभावित हो जाता है। और डेटा कहता है, 2024 के इलेक्शन का डेटा आप उठा लीजिए। जब 2024 के इलेक्शन का डेटा उठाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 4 राज्यों का चुनाव अभी भी एक साथ होता है लोकसभा के साथ। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। इन 4 राज्यों का वोटिंग परसेंटेज उठा लीजिए।
उड़ीसा में 74% वोट। इसके अलावा सारे तीनों राज्यों में 80% से अधिक मतदान हुआ है। हमारे यहां यूपी में क्या होता है, हमारे लखीमपुर में क्या होता है, बहुत मुश्किल से 50% से ऊपर हम बढ़ पाते हैं। और यूपी के कई ऐसी विधानसभाएं, कई ऐसे लोकसभाएं मैं आपको बताऊं जहां 30%, 40% कुल मतदान होता है। ये क्या है, एक मतदाता आ नहीं पाता है, पहुंच नहीं पाता है। दूसरा, धीरे धीरे इन बार बार होने वाले चुनावों से मतदाता ऊब रहा है, लोकतंत्र के प्रति उसका रुझान कम हो रहा है। यह हमारे महान लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए जब एक साथ करेंगे तो जो 4 राज्यों का उदाहरण है कि 80% तक मतदान हुआ, क्यों हुआ? उसी समय पर उन राज्यों में भी छुट्टी थी, उसी समय पर उनको दिल्ली से भी छुट्टी मिली हुई थी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे, वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए लोग आए। जो विधानसभा का चुनाव करा रहे थे उन्होंने मतदाताओं को लाने की व्यवस्था की और लोग आए, वोट करके गए। यही पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो रहा हो, आप कल्पना करिए। लोकतंत्र का महापर्व भारत निर्वाचन आयोग ने घोषित किया कि लोकतंत्र का महापर्व इतने चरणों में पूरे देश भर के अंदर आयोजित होगा। ठीक जी। तुरंत उसके साथ ही साथ जब आचार संहिता 5 वर्ष में एक बार के लिए लगेगी तो सब मतदाताओं का मूड भी ऐसे बन जाएगा कि यार हमें तो एक ही बार जाना वोट डालने के लिए, तो चलो इस महापर्व में जुड़ेंगे। और उनको छुट्टी भी दूसरे राज्यों मिल जाएगी क्योंकि उसी समय वहां भी चुनाव घोषित हो चुके होंगे। आचार संहिता सभी राज्यों में एक साथ लगी है तो सब राज्यों से छुट्टी मिल जाएगी। कोई अपनी नौकरी छोड़ करके वोट डालने नहीं आता है। और इसलिए जहां वोटिंग टर्नआउट बढ़ेगा, मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के समय की जो संविधान निर्माताओं के द्वारा व्यवस्था लागू की गई थी, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था, एक साथ में सब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की व्यवस्था, हम उस व्यवस्था को पुनः लागू कर पाएंगे। भले ही पहले थी लेकिन अच्छी व्यवस्था थी, उसको लागू करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? और ये एजेंडा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये तो एजेंडा 83 में चुनाव आयोग ने दिया। तो इसमें अब इस विषय को मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दल ने, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, हमारे दल ने 1984 में जब 83 में चुनाव आयोग ने विषय रखा, रिफॉर्म रखा, भाई विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं कुछ बातें रखती है देश के अंदर, राजनीतिक दलों को उन बातों को सुनना चाहिए, क्या अच्छी बात है। और अच्छी बात लगी तो भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के अपने लोकसभा चुनावों में जो घोषणा पत्र घोषित किया, संकल्प पत्र रखा, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात रखी। जब हम आएंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। अभी क्या है, अभी फिर से 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर काम शुरू हुआ जी। रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने रिपोर्ट रखी राष्ट्रपति जी के सामने, वो रिपोर्ट हमारे कैबिनेट के सामने आई, देश की कैबिनेट के सामने। देश की कैबिनेट ने पूरी रिपोर्ट को समझा, उसमें से ध्यान में आया कि एक संवैधानिक संकट है जिसको दूसरे दल के लोग आपके सामने प्रश्न उठा सकते हैं कि यह संवैधानिक तौर पर नहीं हो सकता। एक केवल संकट है, वो संकट क्या है, राज्यों में होने वाले जो नगर निकाय के और पंचायत के चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है, उसका निर्णय भारत निर्वाचन आयुक्त नहीं कर सकता। ये एक संकट है। उसके लिए जो वैधानिक व्यवस्था है वो ये है कि देश के 50% राज्यों से +1 इतने राज्यों से ये विधेयक पारित होकर के जब आ जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे नगर निकाय और पंचायत के चुनाव भी आप कराइए, तो इस दिशा में कदम बढ़ जाएंगे। एक और इसके सामने संकट है, वह है मतदाता सूची का। जानकार लोग बता सकते हैं, आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान में आएगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो मतदाता सूची होती है वो पंचायत के और नगर निकाय के चुनाव में नहीं होती, वो अलग अलग होती है। इसलिए वोटर लिस्ट को भी एक करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन इस दिशा में देश की कैबिनेट ने तय किया है, इस दिशा में हम बाद में बढ़ेंगे। पहले हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। और इसी तरफ भाजपा ने जो कदम बढ़ाए उसमें हमने 24 दिसंबर 2024 को भारत के संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने
देश के सदन में इस पर एक विधेयक प्रस्तुत किया जो संविधान में 129वां विधेयक होगा, संशोधन होगा। और इसके माध्यम से जब प्रस्तुत हुआ तो वहां पर 269 इसके पक्ष में मत गिरे और 198 इसके खिलाफ में वोट पड़े। जो अब हम काम कर रहे हैं, अनूप जी आप क्या काम करेंगे? हां, हम इसमें जो काम कर रहे हैं, वहां यह प्रस्ताव पास तो हुआ लेकिन 2/3 पास ना हो पाने के कारण यह कानून नहीं बन पाया। जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी की 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। हम जेपीसी में नहीं है, हमारा जेपीसी का काम नहीं है। जेपीसी अपना काम करेगी, देश के अंदर वातावरण बातचीत करेगी। हमारा काम क्या है? हमारा काम है वो 198 जिन लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया, उसके बीच में उन लोगों के पास प्रश्न खड़े करना। और वो हम नहीं खड़े करेंगे, हम जनता में जन जागरण कर रहे हैं। अभी कल कानपुर के अंदर आप देखेंगे रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, इस नाते एक दौड़ का आयोजन हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन की मांग को लेकर के कानपुर की क्रांति की धरा से हजारों लोग दौड़ लगाए भारत माता की प्रतिमा तक फूलबाग चौराहे से, और जबरदस्त देखने को मिल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन के नारे लगाते हुए। अब धीरे धीरे जनता नीचे उतरने लगी। उसमें व्यापारी भी थे, मुस्लिम महिलाएं तक थी। आपको मैं दिखा सकता हूं कि मुस्लिम महिलाएं भी उस वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में समर्थन देने के लिए आई हुई थी। नौजवान थे, छात्र थे, हर प्रकार के लोग, महिलाएं, सब प्रकार के वर्गों में अब यह विषय जन जागरण की दिशा में बढ़ चुका है। और अब यह जन दबाव बनाते हुए उन राजनीतिक दलों से हम पूछने वाले हैं, जनता पूछने वाली है कि आखिरकार इसका विरोध क्यों, संकट क्या है? बार बार होने वाले चुनाव को एक साथ करो, ये जो अनाप शनाप खर्चा है इसको बंद करो, इस खर्चे को जो जनता के टैक्स से पैसा बना है इसको जनता के हित पर खर्च करो, ना कि इन बार बार होने वाले चुनावों पर। एक सवाल विपक्ष भी करता है वन नेशन वन इलेक्शन पे कि जब 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराना तो उसमें दिक्कत आती है चुनाव आयोग को। और दूसरा सवाल हमारा यह है कि जब मतदाता सूची से लेकर है उसी पे तो सारा आरोप विपक्ष लगा रहा है, इसे आप कैसे? निश्चित तौर पर देखिए क्या है कि राहुल जी इस समय विपक्ष के नेता है, और राहुल जी को जो विपक्ष के नेता के नाते आचरण करना चाहिए उसमें कई बार हल्कापन भी होता है। अब आप समझिए कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं, अरे भाई 4 राज्यों के चुनाव जब अलग अलग समय पर विधानसभाएं भंग हुई होंगी तो उनके समय उसी समय पर ड्यू होंगे, जिस समय पर उसी पर समय पर चुनाव। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको सबको डंडा मार करके कोई एक साथ कराने का व्यवस्था चुनाव आयोग कर सकता है। एक साथ में कराने के लिए जब तक देश के अंदर सदन के द्वारा विधेयक नहीं प्रस्तुत होगा तो एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था चुनाव आयोग अपने मर्जी से थोड़ा कर सकता है। एक व्यवस्था है, देश के अंदर एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसका पालन चुनाव आयोग भी करता है और राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए, वैसी अपेक्षा भी करनी चाहिए। काल्पनिक अपेक्षाएं करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा विषय आपने कहा मतदाता सूची। देखिए मतदाता सूची का जहां विषय आता है तो अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह पर कहा, देश के विभिन्न जगहों पर भी वो इस पर बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते हैं। देखिए मतदाता सूची को ठीक करने का काम जो शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो शिक्षक बीएलओ के रूप में काम करते हैं, जो शिक्षा मित्र काम करते हैं बीएलओ के रूप में, उन सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि राजनीतिक दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं। वो राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करते हुए कहते हैं कि आप अपना बूथ लेवल एजेंट बनाइए। अगर बीएलओ शासन का है तो बूथ लेवल एजेंट किसका है? बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों का है। और वो जिले की बैठक से लेकर के, जिले की निर्वाचन की बैठक से लेकर के, जिले की निर्वाचन बैठक में वो सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को बुलाते हैं, कोई गोपनीय कार्यक्रम नहीं चलता। ऐसे ही बूथ पर जो काम होता है उसके लिए बीएलए नियुक्त किए जाते हैं। अब भाई अब हो सकता है कि आपके पास हर बूथ पर बीएलए हो ना, तो आप पहले अपना संगठन बढ़ाओ, हर बूथ पर पहले व्यक्ति खड़ा करो, बीएलए खड़ा करो। आपके पास संगठन नहीं, आपके पास आदमी नहीं बात रखने वाला, इसमें दूसरा दल क्या करेगा?
दूसरा दल आपको कार्यकर्ता थोड़ा दे देगा आपकी बात उठाने वाला। नहीं, आप ठीक ढंग से अपनी बात को उठाइए। आपकी बात न सुनी जा रही हो तो कोर्ट है, वहां जाइए। आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे देश भर में आपके कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दरमियान, मैं प्रश्न करता हूं राहुल जी से कि चुनाव के दरमियान, चलते हुए चुनाव के दरमियान उनके कितने राज्यों से कितने कार्यकर्ताओं ने बूथ से शिकायतें दी थी, बताएं जरा। अगर उनके पास कोई डेटा है, उन्होंने चुनाव आयोग को कोई शिकायतें दर्ज कराई थी, उसका डेटा सार्वजनिक करें। और जब आपने कोई शिकायत ही नहीं दर्ज की और चुनाव हो जाने के बाद जब परिणाम आए, उसके बाद आप उल्टी पुल्टी बातें करने लगो। अच्छा, परिणाम की भी बात कर लो। तो क्या मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं आए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जितनी हम सीटें सोच रहे थे उससे ज्यादा सीटें मिल गई। तो क्या श्री राहुल गांधी जी, क्या श्री अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं कि जो सीटें वो जीते हैं वहां उन्होंने वोट चोरी किया है, या केवल वोट चोरी उन्हीं सीटों पर हुई जहां बीजेपी जीती? लेकिन मार्जिन को लेके वो लोग, और दूसरी चीज, जहां वो जीते हैं तो वहां उनके पास क्या शूटर खड़े थे जो उन्होंने वोट चोरी को रोक लिया, और यहां इनके पास आदमी नहीं थे जो वोट चोरी नहीं रोक पाए। ये सब खिसियानी बिल्ली खंभा नौचे, हमारे यहां गांव की कहावत है, वही हाल है। और दिक्कत क्या है कि दुनिया भर के अंदर आज बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, क्या चल रहा है दुनिया में, चल क्या रहा है। अब दुनिया को देखोगे तो ध्यान में आएगा जो आंदोलन हो रहा है, जो उद्वेल हो रहा है, किन बातों पे हो रहा है? नेपोटिज्म, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, करप्शन। भ्रष्टाचार और परिवारवाद यही वो विषय हैं जिनमें आकंठ डूबे हुए अगर कोई है तो श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री अखिलेश यादव जी हैं, श्री तेजस्वी यादव जी हैं। और भ्रष्टाचार, अरे भाई, भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका। इसी के कारण से लालू प्रसाद यादव जी आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी से पूछो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, क्या लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। लालू प्रसाद यादव जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि वो जेल में रहे थे, जेल में कैदियों से भेंट करने गए थे। नहीं साहब, कानूनी व्यवस्था के तहत कोर्ट ने उनको जेल भेजा था, साबित होने पर कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था देश बिहार के अंदर, जनता के धन की लूट की थी, इसलिए जेल गए थे। और वो लालू प्रसाद यादव के बेटे भ्रष्टाचार पर भाषण देंगे, जिनके पिता इसी कारण चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो जेल गए थे इन्हीं मुद्दों पर। तो भ्रष्टाचार के लिए आप भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी बात करेंगे? कोलगेट से लेकर के धरती, पाताल, आकाश, कौन सा हिस्सा था जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ था 2004 से लेकर के 2014 तक के यूपीए के शासन में? और परिवारवाद, नेपोटिज्म कहां सर्वाधिक है? कांग्रेस के अंदर। जब तक कांग्रेस में युवराज कुर्सी नहीं पाते हैं तब तक कोई भी बन जाए। अब मनमोहन सिंह जी की, हमारे बहुत सम्मानित अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनकी स्थिति देख लो। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, वो बगल में खड़े होते थे। इनकी मम्मी, इनकी माता जो देश की राजमाता बनने का सपना देखती हैं, वो हाथ मिलाती हैं बाहर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों से। क्यों भाई? प्रधानमंत्री मिलाएगा हाथ कि आप मिलाओगी हाथ? हरे मंच से कैबिनेट का डिसीजन होता है और युवराज ऐसे पर्चा लेकर के फाड़ देते हैं अपनी ही सरकार के, यूपीए सरकार के डिसीजन को, ऐसे कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ देते हैं। यह संवैधानिक था? आप बता रहे थे कि आपसे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी का यह मंत्रिमंडल नहीं है, ये प्रधानमंत्री आपसे बढ़ करके नहीं है। यही आप सिद्ध करना चाहते थे ना? क्यों आपने फाड़ा? और उसके बाद आपने किया क्या?
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने क्या काम किए? कोई काम नहीं किए। पूरी की पूरी पार्टी आकंठ डूबी रही। इन्होंने फौजियों की जो आदर्श सोसाइटी थी उसमें घोटाला किया, जो फौजियों के बच्चों के लिए, फौजियों के परिवारों के लिए जो कॉलोनी बननी थी उसमें घोटाला किया, कॉमनवेल्थ में घोटाला किया, कोलगेट में घोटाला किया। कहां नहीं किया घोटाला? तो आज दुनिया में इनको समझ नहीं आ रहा, अभी इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी राजनीतिक मुठिया डूबने जा रही है। देश भर के नहीं, दुनिया भर के अंदर नौजवानों में नेपोटिज्म को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के आग है। भारत में इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि भारत का नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते करते प्रधानमंत्री बने हैं और आगे भी इन मुद्दों पर वो लगातार बोलते हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका संकल्प है और उस संकल्प से ये सब घबराए घूम रहे हैं। इनकी दुकानें बंद हैं। ये वोट चोरी का ड्रामा ये केवल और केवल बयानबाजी है, केवल और केवल खिसियानापन है और कुछ नहीं है। मतदाता सूची पारदर्शी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था है, डिजिटल व्यवस्था है। आप अपने मोबाइल में वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उस पर अपना डिटेल भरिए और देखते कैसे नहीं वोट आपका बनेगा। क्या बात करते हैं। लेकिन अब सोचो कि घर बैठे आपका वोट बनवाने के लिए कोई दूसरी पार्टी का आदमी आ जाए, आप कोई आवेदन भी भर के ना दो। ये बहुत सारी बातें हैं। ये केवल और केवल देश के अंदर गलत तरीके से एक न्यूसेंस क्रिएट करना, एक प्रकार का वातावरण खड़ा करना, ये इनका स्वभाव रहा है। तो ये उसी में केवल लगे रहते हैं और कोई इनका काम नहीं। इस बार वो हाइड्रोजन बम वोट चोरी को लेके आने वाला है, की तैयारी में है, तो कैसे देखते हैं आप? मैं आपको 2012 हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी होते थे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जब अध्यक्ष होते थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, हमने एक एनालिसिस किया। हमने सॉफ्टवेयर आधारित पर मतदाता सूची पर काम किया। हमको भी दिखे थे फर्जी वोट, डबल तिबल वोट। लेकिन जरा ओपन करो। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, मैं चैलेंज देता हूं अखिलेश यादव को कि डेटा सार्वजनिक करो। किस समुदाय के लोगों का वोट ज्यादा फर्जी बना है और वो किसका मतदाता कहा जाता है? एक के घर में 100-100 वोट, एक के घर में 300-300 वोट। ये किसने बनवाया था? ये किनके घरों में दिखता है? जिस घर में पिता वैश्य समाज का, जिस घर में पिता ब्राह्मण समाज का, उसमें अल्पसंख्यक वोट कैसे पहुंच गया? निश्चित तौर पर यह व्यापक चर्चा वार्ता का विषय है। हमारे कार्यकर्ता भी उसके बारे में लिखा पढ़ी करते हैं और हमने किया। हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे होते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग को हमने ज्ञापन दिया था। मैं आपको ज्ञापन की कॉपी और वो सीडी उपलब्ध करा सकता हूं। तो ये आज क्या बात करेंगे, हम तो पहले करते रहे। लेकिन स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मतदाता फर्जी है। सर्वाधिक वोट कहां का फर्जी है? सर्वाधिक वोट फर्जी है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। सर्वाधिक वोट फर्जी है इसी प्रकार के समुदाय के लोगों का जो बाहर से आकर के फर्जी आधार कार्ड बना करके और अपना वोट बनवाने में लगे पड़े हैं। केवल और केवल इस देश की डेमोग्राफी को बदलने में, इस देश के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बदलने में इनका संकल्प है भारत को इस तरह से बहुमत में ला करके अपने और बदलना। ये बंगाल से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल के तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, और वो पूरे देश भर में फैलता चला जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब लोगों ने, हमारे कई मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी को भारत के अंदर रहने नहीं देंगे, निकाल करके बाहर करेंगे। और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम भेजना शुरू कर दिए हैं निकाल करके। ऐसे किसी भी व्यक्ति का वोट बनने हम नहीं देंगे। ये चाहते फर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बन जाए, हम उसको नहीं होने देंगे।
चैलेंज करे, वो चैलेंज करके लाए, हम देखें कहां हाइड्रोजन बम है। अभी तो ये पता लगाना पड़ेगा कि वो हाइड्रोजन बम है या आलू बम है। पहले आलू बम भी फूटा था जिसमें से सोना निकल रहा था, हमें पता इनके बारे में। अच्छा सर, इसी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने हमेशा से संगठन में जुड़े रहकर ही काम किया है, तो संगठन की राजनीति में क्या क्या चुनौतियां रहती? क्योंकि संगठन की राजनीति में बहुत अच्छा है, सब मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके काम करते हैं, सामूहिकता, पारस्परिकता, टीम स्पिरिट, इसके साथ काम करते हैं। इस सब को करते करते हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी व्यक्ति है, व्यक्ति का अपना दोष, संगठन का दोष नहीं है ये, क्योंकि ये व्यक्तियों का संगठन है, ये मशीनों का संगठन नहीं है। तो जो व्यक्ति के गुण होते हैं वो भी होते हैं, व्यक्ति के जो दोष होते हैं वो भी साथ चलते हैं, गुण और दोष साथ साथ चलते हैं। तो जो व्यक्ति के अंदर अवगुण हैं वो कभी कभी व्यक्ति को आदर्श स्थिति में जाने के बजाय कहीं दूसरी दिशा में ले जाने लगते हैं। वो जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, ये जब व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगती है तो वो संगठन में कभी कभी दिख जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यपद्धति है और जो हमारी परंपरा है, जिस परंपरा और कार्यपद्धति के आधार पर हम काम करते आए हैं, उसमें ये सब बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलता। ऐसा जो कुछ भी होता है वो किनारे लगता चला जाता है और भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भाव से प्रवाहमान गति के साथ मां गंगा के प्रवाह की तरह से लगातार आगे बढ़ती रहती है। चूंकि हम लोग इसमें लखीमपुर की बात करेंगे सर, तो लखीमपुर को आने वाले 5 सालों में कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे रोजगार की जो समस्या है उसको लेकर भी आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप यहीं के हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर एक रोजगार एक बड़ा विषय है, और देखिए रोजगार के विषय की जहां हम बात करते हैं तो जब तक इस देश के युवा के मन में ये भाव हम नहीं पैदा कर पाएंगे कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, ये ज्ञान के लिए कर रहे हैं या सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं। अगर हम सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं तो हम उस सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं नौकरी पाना चाहते हैं, और यदि हम ज्ञान के लिए कर रहे हैं तो ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ करके खुद स्वरोजगार डेवलप कर सकते हैं। यह बात सही है कि हमें दोनों प्रकार की परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा। देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर, और देश में जो निवेश करने वाले निवेशक हैं उसके आधार पर कितनी नौकरियां हम निकाल सकते हैं। जिस प्रकार की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, जिस प्रकार की जनसंख्या हमारे लखीमपुर जनपद की, जिस प्रकार की जनसंख्या पूरे देश भर की है, क्या उतने पद सृजित हो सकते हैं? उतने पद सरकारी तौर पर नहीं सृजित हो सकते हैं। बातें व्यवहारिक करनी चाहिए, काल्पनिक नहीं करनी चाहिए। और इसलिए व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक है, हम देखते हैं आज नए नए युवा उद्यमी खड़े हो रहे हैं। खुद जिसको हम कह रहे थे कि वो एमबीए करने के बाद नौकरी करने की तलाश में भटक रहा होगा, वो मुद्रा लोन लेकर के प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का के माध्यम से ऋण लेकर के आज वो उद्योग डाल रहा है। उद्योग डाल रहा है, स्वरोजगार के आधार पर वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, खुद भी बढ़ रहा है और लोगों को भी नौकरी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारें, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रयास नहीं करती। 16-17 2 दिन अभी मैं आपको बताऊं, लगातार पूरे प्रदेश भर में रोजगार मेलों का आयोजन होने वाला है। हम उसके माध्यम से जहां सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराने वाले हैं, वहीं हम प्रेरित भी करने वाले हैं नौजवानों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना शुरू की है। आप आइए, आगे बढ़िए, निकल करके अपने आधार पर और रोजगार खड़ा करिए,
और भी लोगों को जोड़िए। हम देश में नौकर बनने की मानसिकता से नहीं, हम देश के मालिक बनने की मानसिकता से आगे बढ़े। ये आज के समय की आवश्यकता है। आज के समय की आवश्यकता है कि क्या अभी बहुत दिनों बाद एक बहुत सुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ, क्या कि हमारे देश में वो चिप तैयार होने लगी जो हम चाइना से लेते थे। तो किसी न किसी वैज्ञानिक ने, किसी न किसी युवा ने, किसी न किसी शोधकर्ता ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाए, हम आगे बढ़े। आज आपको बताते हुए मुझे गर्व होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, युवा एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। वो ओपन आकाश में उड़ने की कल्पना लेकर के चल रहे हैं। उनके बनाए हुए सैटेलाइट आज काम करने के लिए तैयार हैं। कभी इस देश के अंदर अगर हमें प्रक्षेपास्त्र फेंकना होता था, छोड़ना होता था, तो हमारे पास स्पेस सेंटर नहीं होता था। हम दूसरे देशों से अपने प्रक्षेपास्त्र भेजने की व्यवस्था के लिए किराया देते थे। आज भारत की स्थिति बदल गई। केवल स्पेस सेक्टर में अगर जो हम बात करें, आज भारत के आंतरिक केंद्रों से दूसरे मुल्क के लोग अपने प्रक्षेपास्त्र भेजवा रहे हैं। 100 से अधिक प्रक्षेपास्त्र दूसरे देशों के भारत के सेंटर से छोड़े जा चुके हैं। आप कल्पना करिए हम कहां बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार प्रयास नहीं करती, मैंने पहले भी कहा सरकारें प्रयास करती हैं, निवेशकों को आयोजित करती हैं, बुलाते हैं, हम इन्वेस्टर समिट का आयोजन करते हैं। चीजें बदल रही हैं, बदल रहे हैं। एक समय था जब इन्वेस्टर समिट होती थी तो हम दिल्ली में इन्वेस्टर समिट करते थे, बॉम्बे में करते थे। क्यों यूपी में इन्वेस्टर समिट करने की हिम्मत नहीं होती थी? क्यों इन्वेस्टर समिट यूपी में होगी कैसे? वो व्यापारी यूपी में आता ही नहीं था इन्वेस्टर समिट के लिए। वो कहता था यूपी में इतना खौफ है, यूपी में इतना गुंडा राज है, तो उसमें हम कहां जाएंगे? तो यहां इन्वेस्टर्स आता नहीं था, रोजगार लग की दृष्टि से उद्योग लगते नहीं थे। आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और आज इन्वेस्टर्स जैसे जैसे आ रहे हैं, अभी आपने देखा हमारे गोला में, कुंभी में अभी नया प्लांट लगा। उस नए प्लांट के माध्यम से हम नए फील्ड में बढ़े। जो हमारे आस पड़ोस के जनपदों में जो प्रोडक्ट नहीं तैयार होता था, अब हमारे गोला में तैयार होगा। तो चीजें अब मान लिया उसमें आप देखेंगे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें अपने देश के उद्योग जगत को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इसलिए प्रोत्साहित किया गया कि कुटीर उद्योग भी खड़े हों, लघु उद्योग भी खड़े हों। एक बड़ा जाल होता था इस देश के अंदर लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग रोजगार पाते थे। लेकिन बीच के कालांतर में उन छोटे छोटे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को प्रताड़ित करने के बहुत सारे कांड होते रहे। किसी का बच्चा उठा लिया गया, किसी के परिवार के लोग उठा लिए गए, अपहरण चलता था, अपहरण उद्योग होता था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरे देश के अंदर दूसरे राज्यों में आज प्रतीक बन चुकी है, मॉडल बन चुका है। और जब इस प्रकार का शांत और स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण हम उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी आएंगे। और हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपकी इस बातचीत के दौर में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगाने की बातें होती, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें स्वदेशी को आगे बढ़ाना होगा, भारत निर्मित चीजों को आगे बढ़ाना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम स्वदेशी ही लेंगे, जो भारत में निर्मित है वही लेंगे। और जब भारत में निर्मित चीजें लेनी शुरू होंगी, जब भारत में निर्मित चीजों का विकास होगा, तो हमारे यहां के जो युवा उद्यमी हैं वो और आगे से काम कर पाएंगे। और इसलिए ये आवश्यक है, ये भारत के उठ खड़े होने का, आत्मनिर्भर भारत बनने का ये दौर चालू हुआ है। और इस दौर में ये मान के चलिए कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें रोजगार के अवसर भी निकलेंगे, और रोजगार के अवसर जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे युवाओं को अवसर भी मिलते हैं। इसमें मैं अपने युवाओं को आमंत्रित करूंगा कि आप आगे आएं,
अपने ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार पर, जो आपने शिक्षा अध्ययन किया है उसके ज्ञान के आधार पर, अपने शोध के आधार पर आप आगे बढ़ें और इससे नई रास्ता देश के सामने ला करके खड़ा करें, नया राह, नई मार्ग देश के सामने ला के खड़ा करें। इसका आह्वान करता हूं आपके माध्यम से। और इसी में सर एक बात करेंगे आपसे, किसानों की जो समस्याएं हैं कि गन्ने का जो पेमेंट है वो समय से नहीं मिल रहा है, जो बहुत ही आम समस्या है, इसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, गन्ने का पेमेंट समय पर मिल रहा है, सभी चीनी मिलों से मिल रहा। एक केवल मात्र बजाज शुगर मिल, जो बजाज शुगर मिल इंडस्ट्री लिमिटेड है, उस क्षेत्र में जहां के किसान होंगे, केवल वही ऐसा इलाका होगा जहां पर शायद कुछ किसानों का भुगतान ना मिला। अन्यथा कोई भी शुगर इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी टीम चेन नहीं है जो समय पर भुगतान ना कर रही। रही बात बजाज शुगर मिल की, देखिए बजाज शुगर मिल के साथ में थोड़ा टेक्निकल पक्ष है। टेक्निकल पक्ष क्या है? बजाज शुगर मिल के साथ में करार हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। इसका जो दोष शुरू हुआ है वो सपा शासन में शुरू हुआ, और वो पिछले शासन में क्या हुआ, बजाज शुगर मिल के साथ में, बजाज वाली इंडस्ट्रीज के साथ में, हम जहां शुगर का हमारा काम चलता है किसानों का, तो गन्ना लेकर के पेरने का काम करते हैं, चीनी बनाने का काम करते हैं, वहीं वो ऊर्जा निर्मित करने का भी काम करते हैं। पावर सेक्टर में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। अब होता क्या है, श्री अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, जिन इलाकों में बिजली का बिल जमा नहीं होता था उन इलाकों में 24 घंटे बिजली दी जाती थी, क्योंकि वो विशेष वोटर थे उनके। और जिन इलाकों के लोग बिजली का बिल जमा करते थे उन इलाकों में कटौती की जाती थी। इसका दुष्परिणाम क्या होता था, वो जो बिजली बजाज से लेते थे उसका भुगतान कहां से दोगे? बिजली बना करके बजाज इंडस्ट्री दे रही है, उसका भुगतान तो देना पड़ेगा ना, तो उसका भुगतान दिया नहीं जाता था। और वहां बिजली ऐसी जगहों पर प्रयोग होती थी जहां जहां बिजली भुगतान होता नहीं था, बिल नहीं जमा होते थे। एक बहुत बड़ी समस्या, जिसके कारण से बिजली विभाग को भी समस्या होती थी, और उधर इसका रिफ्लेक्शन किसानों के भुगतान पर भी आने लगा। कैसे हुआ? स्पष्ट खुल के बात कर रहा हूं मैं आपसे, कोई लाग लपेट नहीं हो रही। सरकार ने किसानों के ऋण को भुगतान करने के लिए सरकार ने धन दिया, बहुत सारी चीनी इंडस्ट्रीज को दिया, बजाज को भी दिया। बजाज ने क्या किया, जो उसका बिजली का बिल बकाया था उस वाले अकाउंट में डाल लिया और किसानों के साथ धोखा कर दिया, किसानों को नहीं दिया। सरकार ने दिया था किसानों का भुगतान करने के लिए, लेकिन उसने अपने बिजली के भुगतान में, जो बिजली उसने सप्लाई किया बजाज ने, उसके अकाउंट में उन्होंने पैसा जमा करा लिया। तो ये एक समझने की जरूरत है कि केवल एक इंडस्ट्री है बजाज जिसमें यह समस्या थी, और इस पर भी हमारी सरकार गंभीर है। अभी कई जगह के बजाज शुगर इंडस्ट्री के जो अधिकारी हैं उनको नोटिस हुई है, उनको एफआईआर भी हुई है, कई जगह के अधिकारियों को जेल तक भी डालने की नौबत ला दी गई है। इस समय पर भुगतान करो किसानों का, अन्यथा जेल जाओगे। हाँ, ये बात ठीक है कि जो उनका दूसरा पक्ष है कि उनके बिजली का भुगतान होना चाहिए, उस पर भी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है, और इसीलिए हमने लैंड लॉस को, बिजली के लैंड लॉस को रोकने का प्रयास किया है। जहां से हमें बिजली का बिल ज्यादा भुगतान नहीं होता है वहां बिजली अब उस हिसाब से नहीं दी जा रही, जहां पर बिजली का भुगतान ज्यादा होता है वहां पर बिजली पूरी मात्रा में दी जा रही। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक हल्ला मचाने लगेगी कि भाई आप यहां कम दे रहे हो, वहां ज्यादा दे रहे हो, तो हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम अभी रास्ता खोज रहे हैं कैसे करें, और इस दिशा में ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश का काम कर रहा है, हमारे जो विभाग के मंत्री हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन अभी निश्चित तौर पर इसका समाधान आगे मिलेगा। हां, एक बात और कहना चाहूंगा, भुगतान की बात मैंने कही, लेकिन किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारा एक प्रकार से भगवान है, उसके बीच में भी अवेयरनेस की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है। जन जागरण की क्या आवश्यकता है? एक फसल शुरू होती है,
फिर उसको देख करके सारे किसान उसी फसल पर चले जाते, फिर वो फसल इतनी मात्रा में पैदा हो जाती है, या तो उसका रेट गिर जाता है, या तो पर्याप्त मात्रा में उनको भुगतान नहीं मिलता, सप्लाई ज्यादा हो जाता। सप्लाई ज्यादा। तो अभी क्या है, कृषि के क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने युवा उद्यमियों की बात कही, वैसे ही कृषि सेक्टर को व्यावसायिक दृष्टि से जोड़ने की आवश्यकता है, एक प्रोफेशनल अंदाज में कृषि को करने की आवश्यकता है। बहुत सारे किसान काम कर रहे हैं, हमारे लखीमपुर के भी कई किसानों को सम्मानित किया गया है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी सम्मानित किया गया है। जो ऐसे युवा किसान हैं, जो ऐसे अच्छे किसान हैं, जो प्रोग्रेसिव खेती कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी कर रही सरकार, और दूसरे लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रही। और इसी के साथ साथ किसान विज्ञान केंद्र खोलते हुए अधिकतम मात्रा में उनके माध्यम से कृषि क्षेत्र में कैसे रिसर्च वर्क हो, कैसे कम लागत में धान हो, कैसे कम लागत में फसलें हों, इस पर भी काम हो रहा। मैं भी गया था आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में मखाना नहीं होता था, बिहार में होता था मखाना, और बड़ा महंगा जाता है। अभी शायद उत्तर प्रदेश के कोई भी किसान शायद ही मखाने का उत्पादन करते हो, लेकिन अभी कुमारगंज अयोध्या में कृषि विश्वविद्यालय है आचार्य नरेंद्र देव, वहां के कृषि वैज्ञानिकों ने कैसे यूपी के अंदर मखाना उत्पादन हो सकता है, इस पर काम करना शुरू किया है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं नई नई फसलों के ऊपर, मोती उगाने का काम, मोती कैसे बन सकते हैं, इसके भी सेक्टर पर काम चल रहा। अब किसान भाइयों को, अन्नदाता भाइयों को यह भी विचार करना होगा कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन दिशा में हम अगर जो बढ़ते हैं तो एक नए प्रकार की खेती का विकास होगा, और खेती ये फायदे का सौदा होगा। खेती हमारे लिए एक अर्निंग का एक बड़ा माध्यम होगा। मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बस्ती जिले का, मैं गोरखपुर का जब प्रभारी था, तो बस्ती जिले के हमारे एक विधायक होते थे चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, उनकी बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई करते करते जब पिताजी विधायक का चुनाव लड़े, विधायक के चुनाव के बाद वो वापस उनको चुनाव लड़ाने आई, फिर उन्होंने एक बड़ा कृषि फार्म जो एक विद्यालय का था उसको रेंट पर, एग्रीमेंट पर लिया, और वहां पर जो औषधीय खेती कृषि है उसको करना शुरू किया उस बालिका ने, और उस सेक्टर में औषधीय खेती के माध्यम से, औषधीय पौधों के माध्यम से बीज तैयार करना शुरू किया। बहुत सारे अपने साथ के वहां के इलाके के किसानों को जोड़ा, उन बीजों को उनको बेचा, वो अपने यहां वो अपने यहां लगाना शुरू किए, लेमन घास से लेकर के और अनेक औषधीय जो पौधे हैं उनका आज उत्पादन वो कर रही। इस क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों में अभी और जन जागरण की आवश्यकता है। हम भी प्रयास करेंगे, और आप सबके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क में रहें, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में आए, और नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर जो कृषि के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है उस दिशा में बढ़े। तो इससे कृषि भी बढ़ेगी, देश के संसाधन भी बढ़ेंगे, और कृषि देश का मुख्य व्यवसाय बनेगा, ये हम मानते हैं। कृषि देश का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन जो खाद की किल्लत रही सर अभी हाल ही के दिनों में, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या। देखिए, खाद की किल्लत नहीं थी। खाद की किल्लत कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हमें जानकारियां लगी। अच्छी परिस्थिति नहीं थी। खाद जितनी मात्रा में निर्मित होनी चाहिए उतनी नहीं निर्मित हुई, या क्या हुआ, एक बड़ा विषय है। मैं इस बारे में बहुत नॉलेज तो नहीं रखता, लेकिन मैं मानता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वो उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के करप्शन को, किसी भी प्रकार के अव्यवस्था को ना वो अपने सामने होने देंगे और ना वो इसको बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए शायद क्षणिक समय में
जो खाद की किल्लत दिखी होगी वो बाद के दिनों में उसका समाधान होते दिख रहा होगा। और ये आप यदि हमारे उत्तर प्रदेश के 8 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे तो शायद इसी साल कुछ होने की संभावना आपको दिखेगी। केवल इसी साल ऐसी बातें आई हैं, वरना पिछले 8 साल तक ऐसी कोई घटना आपको कहीं नहीं देखने को मिली। तो ये एक बड़ा रिसर्च का काम है, इस पर जांच होनी चाहिए कि क्यों कैसे हुआ। मुझे लगता है आपने इस विषय को हमारे साथ चर्चा किया है। मैं अपने स्तर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा, और मैं कृषि मंत्री जी से भी मेरी एक बार चर्चा हुई, और कृषि मंत्री जी से भी मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि ऐसी क्या कारण रहे जो ऐसी कुछ जगहों पर घटनाएं हुई, उनकी जांच होकर के उनके बारे में समाधान निकलना चाहिए। ऐसे यदि कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र है, अगर कोई उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने का, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। क्योंकि आप संगठन से जुड़े हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, तो अब हम चुनाव की बात करेंगे। जो 2027 का चुनाव है थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से आने वाली है। पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव जी ने दिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पीडीए का फार्मूले की जहां चर्चा करते हैं, तो पीडीए का फार्मूला जो श्री अखिलेश यादव जी की परिभाषा है वो बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? अभी पिछले दिनों में आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा, वो ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में गए थे स्वयं अखिलेश यादव जी, और उन्होंने कहा कि पीडीए में पी का मतलब पंडित भी होता। तो भाई पहले वो स्पष्ट करें कि पीडीए का मतलब क्या है, क्या सुविधाजनक है? जहां आएगा तो पिछड़ा बोलोगे, जहां आएगा तो पंडित जी बोलोगे। किसको बेवकूफ समझना चाहते हो? अब ना इस देश का ब्राह्मण बेवकूफ है और ना इस देश का पिछड़ा बेवकूफ है, सब समझदार हैं उत्तर प्रदेश के। आपके इस ढपोल संघ को वो ठीक से जानते। और महोदय, पिछड़ों के हक को, अति पिछड़ों के हक को सर्वाधिक लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो वह समाजवादी पार्टी है, जिसने पिछड़ों में से कुछ जातियों को या केवल एक जाति को ही सर्वाधिक सर्वोत्तम पदों पर बिठाने का काम और सर्वाधिक सर्वोत्तम सुविधाएं देने का काम किया है। और इसका तो बहुत बड़ा चर्चा रही पिछले कार्यकाल में इनके कि कितने आए, कितने पीसीएस किस समाज से आए। आखिरकार पिछड़ों का हक माना किसने? जो पिछड़ों का परसेंटेज था नौकरी के अंदर, जो पिछड़ों का परसेंटेज था शिक्षा के अंदर, जो पिछड़ों का हक था विभिन्न जगहों पर, उस पिछड़े के टोटल परसेंटेज में से सर्वाधिक किसने लूटा? श्री अखिलेश यादव जी, आपके समाज के लोगों ने लूटा और आपने लुटवाया। अति पिछड़ों का हक आपने खाया। हां, वही अति पिछड़ा एकजुट हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वाणी को सुनते हुए, उन पर भरोसा जताते हुए उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार को पलट दिया। तो इसलिए सच ये है, पीडीए नाटक है, नौटंकी है उनका, उससे उनका कोई स्पष्ट तारतम्य नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पूरे कार्यकाल भर 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल आप देख लीजिए, इन्होंने किया क्या? साहब, इन्होंने एक योजना शुरू की, हमारी बेटी उसका कल। एक योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई सपा शासन में। उस योजना के लाभार्थी कौन होते थे? केवल अल्पसंख्यक समाज की बेटी। क्या इस पीडीए में से पिछड़े समाज की बेटी आपकी बेटी नहीं थी? तो आप जब सत्ता में होगे तो योजना लाओगे हमारी बेटी उसका कल, और उसमें केवल लाओगे अल्पसंख्यक समाज की बेटी। क्यों साहब, तब कहां गया था पिछड़ा? तो कुर्सी पर बैठने के बाद परिभाषा दूसरी है, कुर्सी से जनता ने उतार दिया तो भाषा दूसरी है।
ये दोहरे प्रकार की राजनीति और लोगों को धोखा दे करके, नैरेटिव सेट करके और राजनीति को लूटने का प्रयास ये करते रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, केवल जन्म में ही बंटवारा नहीं किया इन्होंने मृत्यु में भी बंटवारा किया था। जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाज को बांटने वाला काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के शासन ने किया था, श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में किया था। कैसे? जन्म के समय पर मैंने बताया आपको कैसे उन्होंने बेटियों को बांट दिया, अल्पसंख्यक समाज की बेटियां इनकी बेटियां, उनका कल की चिंता करेंगे। और जब कब्रिस्तान की बात आएगी तो कब्रिस्तान की चार दीवारी के लिए पैसा होगा, शमशान के लिए पैसा नहीं होगा। यह कहां का न्याय है? यानी वहां भी बंटवारा कर दिया तुमने। केवल अल्पसंख्यक जो कब्रिस्तान है केवल उसके लिए पैसा दोगे, जो दूसरे धर्मों के, दूसरे संप्रदायों के जो शमशान घाट हैं उनके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं था। तो इन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाज को बांटने का काम किया है। और ये केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज को भी ठगने का काम इसके माध्यम से करते रहे हैं। उसके वोट बैंक के रूप में उसको यूज करने के लिए उसको ये धोखा देने का काम करते रहे। कोई कहीं पर पिछड़ों की हिमायती नहीं। इन्होंने पिछड़ों की नौकरियां लूटी, इन्होंने पिछड़ों के हक को लूटा। और ये किस मुंह से दलितों की बात करेंगे? पीडीए में क्या है इनका हिसाब से? जो शुरुआत में इन्होंने कहा वह तो बाद में तो इनकी भाषा ही बदल गई। शुरुआत में इन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, ऐसे अल्पसंख्यक। हां, ऐसे ये कभी अगड़ा भी बोल देते हैं। कुछ जगहों पर इनके भाषण को देखिए तो डिब्बा पता नहीं क्या चलता है, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, कभी भी पंडित हो जाता, कभी भी पिछड़ा हो जाता, कभी ए अगड़ा हो जाता, कभी ए अल्पसंख्यक हो जाता। इससे बड़ा और धोखा क्या होगा? आप कल्पना करिए। और दलितों के साथ तो ये कभी न्याय प्रिय नहीं रहे। इन्होंने अपने कन्नौज के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज था उसके गेट को तोड़वा दिया इनके लोगों ने। उस समय की फुटेज उठाइए और दिखाइए कैसे अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बाबा साहब जी के नाम पर जो स्थल का नामकरण किया गया था उस बोर्ड को तोड़ करके पैरों से तोड़ने का काम इन्होंने किया था। और इन्हीं का शासन तो था। यही अखिलेश यादव थे जिसमें एक मंत्री जो सरकार का सबसे रसूखदार मंत्री होता था, गाजियाबाद के अंदर भाषण देने के लिए खड़ा होता कार्यक्रम में, तो कहता है सबसे बड़ा देश का भूमाफिया तो वो है जो ऐसे उंगली करके खड़ा है। ऐसे उंगली करके कौन खड़ा था? ऐसे उंगली करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं खड़ी थी। इन्हीं के मंत्री ने कहा, और ये मंच पर थे मुख्यमंत्री के तौर पर, केवल क्लोजअप दिखा रहे थे, दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे खड़े होकर बैठ करके वहां। और इनका मंत्री हमारे प्रेरणा पुरुष, हमारे संविधान निर्माता को देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया कह रहा था। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? और यही वो लोग हैं जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का काम किया था। जो सीओ हो चुका था उसको डिमोशन करके दरोगा बना दिया था, इन्होंने किया था। अपमानित करने का काम दलितों को अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में किया, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया। इसलिए यह सब कहना ये इनका ढोंग है, लोगों को बरगलाने का है, केवल नैरेटिव सेट करके भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ वोट मिल जाए इसके चक्कर में अपनी दुकानें लगाए हैं। इसमें कोई तत्व नहीं। लेकिन अभी हाल ही के लोकसभा इलेक्शन में इनकी जो जीत है लगभग इनके इतिहास की सबसे बड़ी जीत अब तक की मानी गई। आपकी लखीमपुर जिले में 2 सीट लोकसभा की और बड़े बड़े नेता दोनों रहे, उन लोगों को हार का सामना करना पड़े, बल्कि आप 8 विधायक और आप स्वयं बहुत सारे लोग रहे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये भी मिला वो भी लिया, वो भी मिला वो भी प्राप्त किया। ये जनता जनार्दन है
जनता जनार्दन के निर्णय को हमने सरोकार किया, हमने सर माथे रखा। लेकिन आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया जगत जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है, भारत जानता है किस प्रकार से इन्होंने देश के अंदर नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे, हम आएंगे तो संविधान लूट लेंगे, हम आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इन्होंने तो नहीं बताया कि नौकरी में आरक्षण इन्होंने खत्म किया। अगर ये सच्चे थे तो बोले होते कि हमने नौकरी में आरक्षण खत्म किया था। इससे बड़ा इतिहास क्या होगा? बताएं, इसका जवाब दें अखिलेश यादव। लेकिन दोस्तों, हां, ये सही बात है, उन्होंने नैरेटिव सेट किया और उनका नैरेटिव काम किया। और देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर उन्होंने घूम घूम करके और यह वातावरण डेवलप करने का प्रयास कर दिया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। उसका हमें नुकसान हुआ। निसंदेह आत्मचिंतन, आत्ममंथन का विषय है और हम इसका आत्ममंथन और आत्मचिंतन कर रहे हैं और हमने किया भी है। बहुत सारी बातें पार्टी के इंटरनल सिस्टम में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम परिवर्तन अपने अंदर लाएंगे। हम सुधारात्मक लोग हैं। हमें लगता है कि कहीं गलती हुई है। ये तो उतार चढ़ाव है राजनीति का। अगर हम ही जीतते रहते तो उनकी बात साबित हो जाती कि वोट चोरी हमने की। अब तो वो जीते हैं, तब तो बताएं क्या वोट चोरी उन्होंने भी की? कहीं इस तरीके से 27 के चुनाव पे असर तो नहीं पड़ जाएगा? कोई असर नहीं होगा। 2027 के चुनाव में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक तेजस्विता के साथ, नए प्रखरता के साथ खड़ा होकर के सामने आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महान जनता ने उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को देखा है कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को सरेआम लूटा जाता था, सरेआम फिरौती ली जाती थी, सरेआम अपराध होते थे, सरेआम हजरतगंज के चौराहे पर बोनट पर रख करके पुलिस के अधिकारी को घुमाया जाता था, किस तरह से नंगा नाच होता था। कभी कभी तो लगता था कि वो इटावा के तरफ जो बीहड़ है, उस बीहड़ से डकैत निकल करके लखनऊ में सफेद कपड़े पहन करके आ गए हैं, ऐसा लगता था। कोई इन्वेस्टर आने की इच्छा नहीं करता था, सब भागे जा रहे थे यूपी से। ये जनता जानती है और जनता, महान जनता निर्णय देगी। ऐसे छद्मवेशी लोगों को जो केवल काल्पनिक नैरेटिव सेट करके जनता का ध्यान मोह भंग कराने का प्रयास करते हैं, ये कुछ नहीं चलने वाला। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में स्थापित होगी। ये हमारा विश्वास कहता है, हमारे कार्य साबित होंगे। और जो आपसे हमारा जो सवाल है, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो स्टूडेंट विंग्स है लगभग भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेके बाराबंकी में अभी पुलिस की बर्बरता जो सामने आई, उसको लेकर आप कैसे देखें? बहुत सारे कार्यकर्ता। देखिए, पहली तो बात मैं आपको स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान आप उठा के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या छात्र विंग इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कृपया विद्यार्थी परिषद को आप किसी राजनीतिक दल की छात्र विंग ना बताएं। हां, विद्यार्थी परिषद उसी राष्ट्रवादी विचार को लेकर के काम करती है जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम एक समवैचारिक संगठन है। एक ही विचार को लेकर के, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन बातों को लेकर के भारत को दुनिया का सिरमौर देश बनाना है। हम भी विवेकानंद जी को आदर्श मानते हैं, विद्यार्थी परिषद भी विवेकानंद जी को आदर्श मानती है। इसलिए हम समवैचारिक संगठन हैं। साथ में हमारे लोगों के बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन ना वो हमारा विंग है, ना हम उनके आका हैं, ना हम उनके बॉस हैं। हां, आपने जिस लाठी चार्ज की चर्चा की है, मैं उन लाठी चार्ज में जो चुटहिल हमारे कार्यकर्ता थे विद्यार्थी परिषद के, जो छात्र युवा थे, उनको मैं मिलने भी गया था। मैंने पूरी जानकारी करने का प्रयास किया है। कुछ अराजक तत्व भी उस आंदोलन में घुसे और उन अराजक तत्वों ने उस
जो साइलेंट आंदोलन था, एक प्रकार से सिस्टमैटिक आंदोलन था, जो एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाला आंदोलन था, उस आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया। वहां पर जो मौजूदा पुलिसकर्मी थे, उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों ने निसंदेह गलत कार्य किया, और इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उन पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई भी की है। और इतना ही नहीं, वो जो शिक्षण संस्थान था जो छात्रों के साथ छल कर रहा था, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और हमने ये कहा है कि जो इस प्रकार से छात्रों के साथ में अत्याचार, अनाचार करने का प्रयास करेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको बख्शेगी नहीं, और हम उसके साथ में प्रतिबद्ध होकर के साथ हैं। अनुप जी, जो हमारा अंतिम सवाल है वो बाढ़ से रिलेटेड है। जो बाढ़ की समस्या हुई जनपद के कई सारे इलाकों में, और उसमें भी अभी मंत्री जी आए थे, स्वतंत्र देव जी, उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या यहाँ पे नहीं है। उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने सही बात पूछी। लखीमपुर वो जिला है जिस जिले में शारदा, घाघरा, वैसे तो और भी नदियां हैं, सई नदी यहीं से निकलती है, गोमती यहीं से प्रवाहित होती है, बहुत सारी नदियां हैं हमारे जनपद में। लेकिन आप जानते हैं, शारदा और घाघरा, ये दोनों नदियां बड़ी विकराल होकर के जब बाढ़ आती है, ऊपर से बांध से पानी छोड़ा जाता है, नेपाल से जब पानी छूटता है तो पानी कितना आएगा एक का कोई थाह नहीं होती, और बाढ़ आने की पूरी पूरी स्थिति रहती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक जनपद जो इन नदियों से कनेक्टेड हैं, उन सब जगह बाढ़ की संभावना बनी रहती है। लखीमपुर के परिप्रेक्ष्य जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि लखीमपुर में अगर हम बाढ़ की जो समस्या रही है इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल, और पिछले साल, और पिछले साल, अगर हम इसका पूरे का आकलन करते हैं, अध्ययन करें, तो यह बात ध्यान में आपको आएगी बहुत बारीकी से अध्ययन करने में, कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बाढ़ की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं काम करना शुरू किया। और निसंदेह लखीमपुर में भी बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन यह प्रकृति है, यह प्रकृति है, प्रकृति को कौन रोक पाया है? इसलिए जहां थोड़ा मोड़ा या अधिक मात्रा में बाढ़ का पानी गया, वहां नुकसान हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। और निसंदेह उसमें शासन प्रशासन ने बढ़ चढ़ करके सहभागिता किया है। लखीमपुर के प्रशासन ने उसमें बढ़ चढ़ करके बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने का भी प्रयास किया है। मानी मंत्री जी का जो आप बयान का जिक्र कर रहे थे, मैं यहां पर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। वैसे तो वही स्पष्ट करेंगे जब आप उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूं, उनका कहने का तात्पर्य था कि पिछले बार की तरह से जैसी बाढ़ आती थी, वैसी बाढ़ लखीमपुर में इस बार नहीं आई। वो सारे गांव जो पिछली बार की बाढ़ों में हर सीजन में पूरे के पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते थे, उनमें से अनेक गांवों में आप अध्ययन करिए, चलिए देखिए, अनेक गांवों में इस बार बाढ़ का कहर कम हो पाया। उसका मूल कारण यह है कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से एक अच्छा काम लखीमपुर में होना शुरू हुआ है। वो निसंदेह अभी और बाकी है, काम तो लगातार करने की आवश्यकता है। और जब वो काम पूरी तरह से, उस टेक्नोलॉजी पर हम पूरी तरह से कारगर साबित होंगे, तो शायद हम बहुतायत मात्रा में बाढ़ के कहर को, अपने जनता को बचा सकते हैं उससे। अभी हम कहें कि अभी हम पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं, तो वो नहीं सच है। सच ये है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। पिछले गांव में जहां बाढ़ आई थी, वहां इस बार बाढ़ नहीं आई है। और ये तो नदी का स्वभाव होता है, नदी आज कहीं बाढ़ के रूप में आती है, कल कहीं बाढ़ के रूप में जाती है। विभाग
जहां जहां बाढ़ की संभावनाएं होती है वहां वहां काम करता है। वहां वहां बाढ़ नहीं आती है, वहां से बाढ़ पानी निकल जाता है तो अगली जगह जाकर के मारता है। ये तो नदी का स्वभाव है। उस स्वभाव को रीड करने का, अध्ययन करने का जो रिसर्च वर्क करने वाले लोग होते हैं सिंचाई विभाग के, बाढ़ नियंत्रण के जो अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन साहब ये प्रकृति है, इससे कोई आगे नहीं जा सका। हम प्रयास कर सकते हैं और प्रयास सार्थक हैं, ईमानदार हैं, ये बात सच है। तो हमारा जो सबसे अंतिम सवाल है अनूप जी आपसे ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज भी 2014 की तरह मजबूत है? क्योंकि आप संगठन से जुड़े हैं तो इसलिए ये सवाल आपसे है कि उतनी ही मजबूत है या कुछ कमियां देख पा रहे हैं आप? निसंदेह 2014 में तो संगठन की मजबूती की आप बात कर रहे हैं। 2014 में 2012 के बाद का 14 था, 13 रहा। तो उस दौर में क्या है कि देश के अंदर एक बड़ा व्यापक जन आंदोलन चल रहे थे। आप याद करें उस समय ये जितने प्रकार के भ्रष्टाचार देश के अंदर चलते हैं, केंद्र की यूपीए की सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन चल रहे थे। मैं किसी एक दो का नाम लेकर के बाकी को छोड़ना नहीं चाहता, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए उस दौर में। और उस आंदोलन में से एक व्याकुलता पैदा हुई देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने, और उस व्याकुलता में से एक आशा की किरण दिखाई दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता लगातार गुजरात में अपनी सेवाएं दे चुके थे और जो गरीब से गरीब परिवार से निकल करके और यहां तक एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा करते हुए आए थे, जब वो दिखाई दिए तो लोगों को लगा कि हमको न्याय ये देगा, हमको ये विकास की दिशा में ले जा सकता है, ये व्यक्ति है जो जनता का कल्याण कर सकता है। और वो हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई। वो सारे वर्गों के लोग, शायद जिन अंचलों में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं होता था, हम वहां तक गए। जिन बूथों पर, जिन गांवों में हमको नमस्कार नहीं मिलती थी, उन जगहों पर हमारा सत्कार होने लगा, हमारा अभिनंदन होने लगा। यह दौर है, बदला। और इसके लिए बड़ी तपस्या काम आई हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे एक एक बूथ तक के कार्यकर्ता की, सब में मिलजुल करके ये कंबाइंड एफर्ट्स थे। नेतृत्व तो अच्छा और कार्यकर्ता सच्चा, और इसके आधार पर हम इस तरह से उभर करके आए। निसंदेह उसके बाद से लगातार हम जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के सुख दुख के साथ जुड़े। अब आप कल्पना करिए, वो गरीब व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को बचाने के लिए, बड़े बुजुर्गों को बचाने के लिए, दवाई कराने के लिए जब चलता था, इलाज कराने के लिए चलता था, उसके पास पैसा नहीं होता था। वो अपना घर गिरवी रखता था, वो अपना मकान गिरवी रखता था, अपनी खेत गिरवी रखता था, तब जाकर के अपने परिवार के लोगों को बचा पाता। आज देखो, आज आयुष्मान भारत कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीपीएल कार्ड धारक लोगों को सबको उपलब्ध करा दिया। और इतना ही नहीं, जिनके बड़े बड़े परिवार हैं उन लोगों को भी उपलब्ध करा दिया। इतना ही नहीं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी इस दायरे में ले लिया। आपको ध्यान होगा, कोई भी बीमा कंपनी जब आदमी रिटायर होने लगता है तो बीमा कंपनी उनका बीमा नहीं करती है, सोचती है तो पता नहीं कब उनके बीमे से बचती है बीमा कंपनियां। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उन बुजुर्गों को इस आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के तहत आच्छादित किया, और आज 5 लाख रुपए इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से उस गरीब को मिल पा रहे हैं जिसके पास 1 रुपया नहीं था इसके लिए खर्च करने का। और इतना ही नहीं, मकान दे दिया, राशन विगत लगातार 4-5 सालों से गरीब कल्याण अन्न वितरण राशन योजना कोविड के कालखंड से शुरू हुई, आज तक चल रही। ये कोविड के कालखंड में अगर ये गरीब कल्याण अन्न वितरण राशन योजना नहीं शुरू हुई होती, आप कल्पना करिए वो गरीब आदमी
अपने बच्चों को खाना कहां से खिलाता। एक व्यक्ति अपने 4 लोगों के परिवार को संचालित नहीं कर पा रहा था, और एक व्यक्ति देश के 80 करोड़ लोगों के पेट की चिंता कर रहा था। ये वो व्यक्ति है जो आम आदमी को अपना घर वाला मानता है। ये संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के उन्होंने शुरू किया। गरीबी की रेखा में जो अंतिम पावदान पर बैठा होगा, उस तक उजाले की किरण पहुंचाना है, उसके जीवन में खुशहाली लाना है। और इन सब चीजों के माध्यम से हमने जनता के विश्वास को जीता है, और हमारा संगठन उसी क्रम से मजबूती के साथ बढ़ा है। पहले शायद हम संगठन में नगर कमेटी बनाते थे, उसके बाद हमने बूथ की कमेटी बनानी शुरू की, अब हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए, अब हम पन्ने का प्रमुख बनाने लगे। अब पन्ने पर जब पन्ना प्रमुख बनने लगा जिन जिन क्षेत्रों में, वहां पन्ना कमेटी की चर्चा शुरू हो रही है। हम लगातार विस्तारीकरण में बढ़ रहे हैं संगठन के, और इसलिए 2027 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक स्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा, आने वाले चुनाव एक नए कीर्तिमान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्पष्ट तौर पर सक्षम होकर के साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद सर।